हमको मालूम था कि जब किसी भी बॉडी के पास मास नाम की कैरेक्टरिस्टिक होती है तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच लेता है बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू मास। क्या वो दूसरे बॉडी को फेंक भी सकता है, थ्रो आउट कर सकता है, पुश कर सकता है? आंसर है नो। अभी तक हमने ऐसा एग्जाम्पल नहीं देखा कि मास के कारण एक बॉडी दूसरे मास वाली बॉडी को पुश कर दे। ठीक है, जब हम ऑब्जेक्ट्स को चार्ज करना शुरू किए रबिंग से, तो एक मेन ऑब्जेक्ट हमने लिया ग्लास रॉड, और ग्लास रॉड को जब हमने रब किया तो उसके पास चार्ज आ गया, दैट बिकम्स ए चार्ज बॉडी, और उसने पेपर्स पे, हर चीज पे ऐसा पुश करना, पुल करना शुरू कर दिया। दैट वाज ए प्रूफ दैट ग्लास हैज चार्ज। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया, एक प्लास्टिक लिया, प्लास्टिक को रब किया और इसको पेपर पे लगाया। इट इज ऑल्सो पुलिंग द पेपर, इसने भी पेपर को चिपका लिया तो इसके पास भी चार्ज है। तो प्लास्टिक के पास भी चार्ज है, ग्लास के पास भी चार्ज है, दोनों के पास चार्ज है। ठीक है, अब ऐसे हमने और बॉडीज तैयार कर ली। दिस इज वन ग्लास रॉड चार्ज्ड, अदर ग्लास चार्ज्ड, this one plastic charge, there is another plastic, this is also charged। अब हमने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, ग्लास और ग्लास दोनों को लटका दिया। जब दोनों को लटकाया तो देखा ये ऐसे रिपेल हो जाते। ओके, ये रिपेल होके एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। यहां से लटकाया, ये एक ग्लास रॉड, एक ये ग्लास रॉड, दोनों चार्ज्ड है, और हम क्या देखते हैं, ये इधर जाने की कोशिश करता है, ये इधर जाने की कोशिश करता है, और इसको हम क्या कहते हैं, रिपल्शन। ओके, ये दोनों क्या है, ग्लास ग्लास। उसके बाद हमने ये एक्सपेरिमेंट किया कि एक प्लास्टिक और दूसरा प्लास्टिक लिया, इन दोनों को रखा तो ये भी एक दूसरे को रिपेल करने लगे। दिस इज ऑल्सो रिपल्शन। इसके बाद हमने क्या किया कि एक ग्लास और एक प्लास्टिक, इन दोनों को लटकाया। इन दोनों को लटकाने के बाद हम क्या देखते हैं कि ये ऐसा हो गया इधर, और ये ऐसा हो गया इधर। तो ये जब इधर जाता है और ये इधर जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, अट्रैक्शन। इसको क्या कहते हैं, रिपल्शन। अब इस स्टेज में साइंटिस्ट ने फैसला करना है किस बात का, कि ग्रेविटेशन का फोर्स अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को, तो इलेक्ट्रिक चार्ज का फोर्स एक दूसरे को क्या करता है, इज इट अट्रैक्टिंग और इज इट रिपेलिंग। और एक्सपेरिमेंट दोनों चीज बताते हैं। सो देयर वाज नो आंसर, क्लियर कट आंसर कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं कि रिपेल करते हैं। इसका आंसर नहीं दे सकते क्योंकि नेचर में दोनों चीज हो रही है, अट्रैक्शन भी दिख रहा है हमको और रिपल्शन भी दिख रहा है। हाउ टू एक्सप्लेन दैट कि चार्ज आखिर करता क्या है। अब बहुत सोचने के बाद जब इसका कोई आंसर नहीं मिला तो हमारे पास एक ही रास्ता था, और वो रास्ता क्या था, वो रास्ता ये था कि हम ये मान लें कि चार्ज एक तरह के नहीं होते, दो तरह के होते हैं। दो तरह के चार्ज होते हैं, ए और बी। तो ग्लास के पास ए टाइप के चार्ज हैं, तो दूसरे ग्लास के पास भी ए टाइप का चार्ज होगा, और जब हम दोनों ग्लास को रखते हैं तो ये भी ए है, ये भी ए है, दे आर सिमिलर, रिपेल करते। प्लास्टिक के पास पी चार्ज है तो इसके पास भी पी है, इसके पास भी पी है, सिमिलर है, तो सिमिलर हमेशा क्या करता है, सिमिलर, रिपेल। लेकिन यहां पर एक के पास जी है और एक के पास पी है, विच आर नॉट सिमिलर। अगर ये दोनों एक जैसे नहीं हैं तो ये क्या करते हैं, अट्रैक्शन। सो इफ दे आर सिमिलर चार्जेस
they repel, and if they are dissimilar, then they attract. ये हमने नियम बना दिया. तो हमने क्या नियम बनाया बेसिकली कि चार्ज दो तरह के होते हैं. क्या जरूरत थी हमको दो तरह के चार्ज डिक्लेयर करने की? ये हमारी जरूरत थी क्योंकि इस सिचुएशन को एक्सप्लेन करने का हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था. तो हमारा एक और क्वेश्चन तैयार होता है. व्हाई इट इज नेसेसरी or which phenomena made it necessary that the charges are of two types? Why? The gravitational force is only one type attraction? No. Yes, we can write the answer this way. The gravitational force is only force of attraction due to mass. But electrostatic force is two types of force, attraction and repulsion. To explain that electrostatic force can be force of attraction as well as repulsion, it is necessary that the charges should be of two types. So that whenever there are similar combination, there will be repulsion. Whenever there is dissimilar combination, there will be attraction. So this is what compelled us to declare that the charges, to think that the charges should be of two types. So I will write this, that why the charges are of two types, why it is not of one type. How could we observe that? Okay, so see that. See, electric charges show both the properties attraction as well as repulsion. This can be explained only and only if we accept that there are two types of charges. And we made a rule. Similar charges repel. Dissimilar charges attract. So that's why there are two types of charges and this is their behavior. Now we were seeing the charged bodies. One of the prominent body was glass, which was repelling another glass. There was a prominent body, plastic. We found that their charges are dissimilar. We say they are opposite to each other. Okay, so one group led by glass, another group led by plastic. Two types of charges. Now we come to the nomenclature of charges. This nomenclature was done by Franklin, and he made this nomenclature as the names are positive and negative charge. Why this name was given? Because, remember the reason, whenever we combine two objects, we get
another third object, but they are not destroyed. Whenever we combine any two things, that will create a third thing, or that will create multiple things, but it is not destroyed. But in charges, what do we see? That glass has got one charge, it is charge body after rubbing. Plastic after rubbing, ये भी एक चार्ज बॉडी है. और जब हम इन दोनों को टच करते हैं, उसके बाद इसके पास भी चार्ज नहीं है, इसके पास भी चार्ज नहीं है, तो चार्ज गया कहां? चार्ज खत्म हो गया. ये एक कैसा फिनोमिना है? इस फिनोमिने को हमने मैच किया. किसके साथ मैच किया? मैथमेटिक्स के एक फिनोमिना के साथ. वो फिनोमिना क्या है? एक नंबर मेरे पास है +3 है, दूसरा ये भी एक नंबर है, ये कितना है? -3. तो +3 एक नंबर है, -3 एक नंबर है. दोनों नंबर को आप आपस में कंबाइन करिए, आपको क्या मिलता है? 0. यानी ये भी गायब, ये भी गायब, एंड व्हाट यू गेट? नथिंग. दोनों गायब हो गए. इसी तरह से ग्लास के पास भी चार्ज है, प्लास्टिक के पास भी चार्ज है, दोनों को हमने गायब, दोनों को टच किया, चार्ज गायब हो गया. ना इसके पास है ना इसके पास है, किसी थर्ड के पास भी नहीं है, वो चार्ज गायब ही हो गया, 0 हो गया. तो ये दोनों फिनोमिना मिलते हैं. मैथमेटिक्स में ये जो फिनोमिना होता है, उसमें जो दो क्वांटिटी पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनके लिए कंपलसरी कंडीशन क्या है? एक को प्लस होना चाहिए और एक को माइनस होना चाहिए. उनका नाम ऑलरेडी हो चुका था. क्या नॉमेनक्लेचर था? वन इज पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव चार्ज. तो यही नॉमेनक्लेचर ग्लास वाले चार्ज को और प्लास्टिक वाले चार्ज को भी मिला. ग्लास वाले चार्ज का नॉमेनक्लेचर क्या हुआ? पॉजिटिव, और प्लास्टिक वाले का क्या हुआ? नेगेटिव. तो इस तरह से हम इनके नाम क्या रख दिए? प्लस एंड माइनस. और इसका रीजन अगर हमको लिखना पड़े तो हम इसका रीजन क्या लिखेंगे? व्हाई देयर नॉमेनक्लेचर वाज पॉजिटिव एंड नेगेटिव. आई विल राइट इट फॉर यू. See, addition of two opposite charges eliminate both and make it 0. This is analogous to mathematical operation of addition becoming 0 if one is positive and other is negative quantity. Therefore, the appropriate name of the two charges are positive and negative. That is why from that time we are giving them the name of positive and negative and doing their operations of addition according to their sign. So this is how it is done, and it has got the name positive and negative. Okay? Then when a body becomes charged, when do we say a body is charged? And for this now we have to understand when a body is uncharged and when a body is charged. So a body is having a very large number of positive and negative charges, both, but both are in equal numbers. So when both are in equal numbers, then what is the net charge? Answer: net charge will be 0. The number of positive charges equal to number of negative charges, and both charges are in the same body. If there is a body, positive charge particle, negative charge particle, positive charge particle, negative charge particle, positive charge particle, and negative charge particle. They are equal in positive and negative. So what is the net charge? Net charge is 0. Now suppose we take out a negatively charged particle. Which one will become excess? तो आंसर है पॉजिटिव एक्सेस हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव हमने निकाल लिया. अब नेगेटिव निकाला, पॉजिटिव एक्सेस हो गया, तो उस बॉडी का चार्ज कैसा अपीयर होगा? पॉजिटिव. ओके, तो हमने ग्लास पर जो चार्ज आता है उसको पॉजिटिव माना. तो अब हमने क्या समझ में आया हमको कि जब हम उसको रब करते हैं ग्लास को, तो रब करने से उसका नेगेटिव पार्टिकल इसमें छूट गया. नेगेटिव पार्टिकल
क्लॉथ में छूट गया तो उसके पास एक्सेस कौन से बचे? पॉजिटिव, इसलिए उसका चार्ज क्या हो गया? पॉजिटिव। ठीक है, फिर से देखिए, एक प्लास्टिक का टुकड़ा लिया, प्लास्टिक के टुकड़े को हमने रगड़ा क्लॉथ के साथ, तो वो प्लास्टिक के टुकड़े ने अपने निगेटिव चार्ज छोड़े नहीं, इसके निगेटिव चार्ज को उठाकर ले आया, तो अब इसका चार्ज क्या हो गया? नेगेटिव, एक्सेस। सो एक्सेस ऑफ चार्ज मेक्स इट पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज, बट when we say it is not charged, that does not mean there is no charge. That means their positive and negative charges both are equal to each other. Net charge 0, positive equal to negative charged particles. Then its net charge become 0. We have seen that whenever we are doing the operation of rubbing, then what happens? A negative charge or a positive charge particle is changing its place. One thing is very sure, चार्ज किसकी प्रॉपर्टी है? तो चार्ज मैटर की प्रॉपर्टी है, पार्टिकल की। इसलिए जब भी हम कहेंगे कि चार्ज एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर गया, तो एक पार्टिकल गया होगा। And this is a very, very important property. The charge is always carried by material. This is basic or fundamental condition. So, if there is a 1 mark question, what is the basic or fundamental property of a charge? Our first answer will be, it is carried by a particle. That is the basic thing. Okay. Now, when we are doing the operation of rubbing, then there is a transfer of particle, and because of this transfer, their balance get disturbed. Something has got more negatively charged particle and something has lost negatively charged particle. So one become negative, one become positive. Which one become negative, which one become positive? Lot of experiments were done on that, and after doing the experiments, it was decided that which particle will become negative and which will become positive. But before that, how can we find out that a body is charged? Was there any support from the laboratory? क्या हमको लैब से कोई सपोर्ट मिलती थी? आंसर है यस। हम एक इक्विपमेंट यूज करते हैं और इस इक्विपमेंट को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप इज बेसिकली 2 मेटल की स्ट्रिप होती है, ऐसी चौड़ी चौड़ी, बहुत छोटी छोटी। ये मेटल की जो स्ट्रिप है बहुत पतली होती है, मेटेलिक फॉयल। ओके, इन मेटल फॉयल को एक मेटल के डंडे के साथ लगाकर यहां पर एक डिस्क लगा देते हैं। ओके, इस डिस्क पर हमने जिस बॉडी को टेस्ट करना है उसको हम इससे टच कराते हैं। अगर हम यहां पर इसको टच कराएंगे तो वो वाला चार्ज इस पूरी बॉडी में चला जाएगा। जब वो चार्ज इस बॉडी में चला जाएगा, मान लीजिए वो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी पॉजिटिव हो गया और ये भी पॉजिटिव हो गया, एक ही से जुड़े हुए दोनों। अगर ये दोनों पॉजिटिव हो गए तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा और ये रिपल्शन फोर्स के कारण ये ऐसा हो जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा, ये सिचुएशन आ जाएगी। तो हमने इलेक्ट्रोस्कोप लिया और इस बॉडी को इसके साथ टच किया और ये दोनों फॉयल इसके ऐसे हो गए। What does it prove? It proves that this body which we are touching is a charged body. This body is a charged body.
सपोज हम एक दूसरी बॉडी को लेके गए थे, उसको हमने टच किया और ये ऐसे नहीं हुए, अगर नहीं हुए इट इज नॉट ए चार्ज बॉडी, वेरी सिंपल रीजन। तो इस तरह से यहां पर चार्ज मिला या नहीं मिला उसको देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप। बाकी सब चीजें एडिशनल है, इसमें हवा से, एयर से कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, सो वी पुट इट इन ए ग्लास जार। दे शुड बी वेरी वेरी लाइट, लाइट होने के लिए उसको बहुत ही पतला होना चाहिए, और सबसे जो पतला मेटल हो सकता है दैट इज गोल्ड। तो शुरू में ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बनाए गए थे। इट वाज सो लाइट कि थोड़ा सा भी चार्ज अगर उसके पास आ गया तो ऐसे रिपेल हो जाते थे, क्योंकि उनका वेट बहुत कम था। ज्यादा वेट होगा तो ग्रेविटी के फोर्स के कारण वो सीधे ही रहेंगे, उठाने के लिए बहुत ज्यादा चार्ज लगेगा, बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा। ओके, दिस इज इलेक्ट्रोस्कोप, जस्ट ए रेफरेंस। नाउ फिर से हम उस पर आते हैं कि जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब करते हैं तो उसमें से क्या होता है। तो आंसर है पार्टिकल एक्सचेंज होते हैं। अगर इसका नेगेटिव पार्टिकल इसने खींच लिया तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव, और ये क्या रह जाएगा, पॉजिटिव। इस तरह से दोनों में से एक पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपेरिमेंट्स करके हमने एक सीरीज बनाई। उस सीरीज को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। उसमें सभी मटेरियल को हमने सीरियल वाइज लिख दिया, एक उसके नीचे दूसरा, उसके नीचे तीसरा, उसके नीचे चौथा। अब उस सीरीज में इस तरह से मटेरियल लिखे गए एक्सपेरिमेंट कर करके कि जब भी कोई दो मटेरियल को हम रब करेंगे तो हमेशा ऊपर वाला मटेरियल पॉजिटिव होगा और नीचे वाला नेगेटिवली चार्ज एक्वायर करेगा। नीचे वाला हमेशा नेगेटिवली चार्ज और ऊपर वाला हमेशा पॉजिटिवली चार्ज। दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज ऑफ द मटेरियल। और ये मटेरियल जो हमारे डे टू डे प्रैक्टिस में मटेरियल आते थे, वो सारे मटेरियल लेके एक्सपेरिमेंट करके हमने इलेक्ट्रोस्कोप की हेल्प ली, इलेक्ट्रोस्कोप की दूसरी चीजों की हेल्प लेके एक सीरीज बनाई। सो दैट इज द ओनली थिंग, उसको रेफर करने से हमको पता लग जाता है। So I will just write for you what is the member of those series and you can find out किसको रब करने से कौन सा बनता है। This is that series. It starts from glass, wool, silk, metal, rubber, wax, resin, that is plastic, and sulfur. Okay, if we rub sealing wax, if we rub wax with silk, what will happen? Sealing wax is lower, silk is higher in the series. So when we rub the two, sealing wax will become negative, silk will become positive. Okay, now what will happen if we rub glass and silk? Glass and silk. Now it is turn of the silk to become negative. अब सिल्क नीचे है तो ये नेगेटिव बन जाएगा और ग्लास पॉजिटिव बन जाएगा। तो इस तरह से फिर से सिल्क को रगड़ने से वो नेगेटिव होती है या पॉजिटिव होती है, ये इस पर डिपेंड करता है कि सिल्क को हम ग्लास के साथ रगड़ रहे हैं या सिल्क को प्लास्टिक के साथ रगड़ रहे हैं। ग्लास के साथ रगड़ेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगी, ग्लास पॉजिटिव। लेकिन अगर इसको वैक्स के साथ या प्लास्टिक के साथ रब करेंगे तो प्लास्टिक नेगेटिव होगा और सिल्क पॉजिटिव हो जाएगी। इस तरह से ये सीरीज हमारी हेल्प करती थी। अभी इसका मोस्टली हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, बट इवन देन इट गिव्स अस ए गाइडलाइन कि कौन रब करने से किसके पार्टिकल ज्यादा पकड़ वाले होते हैं। इसके पार्टिकल सबसे ज्यादा पकड़ वाले होते हैं, ये नेगेटिव चार्ज को नहीं छोड़ते, ये बड़ी जल्दी छोड़ देता है। सो ग्लास को किसी के साथ भी रब करिए वो हमेशा पॉजिटिव बनेगा क्योंकि वो सबसे ऊपर है। सल्फर को अगर आप छोड़ दें तो प्लास्टिक को किसी के साथ भी रब करिए वो हमेशा नेगेटिव बनेगा। तो याद रखिए, if glass is rubbed with anything, which type of charge it acquires? Positive. If plastic is rubbed with anything, which type of charge it acquires? Negative. You can say exception है सल्फर का, उसको छोड़ दीजिए।
अदरवाइज प्लास्टिक किसी के साथ भी रब करेंगे तो हमेशा नेगेटिव चार्ज ही लेगा. सो दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज. तो आज वी क्लोज अवर दिस लेक्चर टुडे. आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहली चीज कि इलेक्ट्रिक चार्ज नाम की चीज होती क्या है, किस तरह से ये फोर्स लगाते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे पैदा होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या एक ही तरह का होता है या एक से ज्यादा तरह का होता है, क्या इलेक्ट्रिक चार्ज हर बॉडी में होता है या हमको उस बॉडी को चार्ज करना पड़ता है, इलेक्ट्रिक चार्ज के नाम क्या क्या होते हैं, और उसके बाद कौन सी चीज किसके साथ रब करने से कौन सा इलेक्ट्रिक चार्ज हमको मिलता है. ये कुछ बेसिक चीजें हमने पढ़ी और ये सब चीजें शुरू में इलेक्ट्रिसिटी का जब डेवलपमेंट हुआ उस समय ये सब चीजें हमारे सामने आई थी. और जब किसी बॉडी को चार्ज मिलता है, एक छोटी सी चीज रह गई है, जब किसी बॉडी को चार्ज मिलता है तो हम क्या कहते हैं, उसका इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया. क्या हो गया? इलेक्ट्रिफिकेशन. दैट मीन्स इट हैज एक्वायर्ड ए चार्ज. और जब इलेक्ट्रिफिकेशन चला गया तो क्या होगा? बॉडी इज डिस्चार्ज. तो इलेक्ट्रिफिकेशन का मीनिंग क्या है? इलेक्ट्रिफिकेशन का मीनिंग है एक्वायरिंग चार्ज. इलेक्ट्रिफिकेशन एक्वायरिंग इलेक्ट्रिक चार्ज, किसी भी तरह का चार्ज हो, नेगेटिव या पॉजिटिव, एंड दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिफिकेशन. ओके, जब इतना डेवलपमेंट पुराने जमाने में हुआ था उसके बाद क्या हुआ? और हमारे डेवलपमेंट होते चले गए, और जब ये डेवलपमेंट और आगे बढ़ते चले गए तो नई नई चीजों के आविष्कार हुए. उसमें हमने क्या देखा? एक पार्टिकल का आविष्कार. हम तोड़ते चले गए, तोड़ते तोड़ते मॉलिक्यूल से एटम बने, और एटम को जब और तोड़ा तो उसके अंदर हमको और छोटे छोटे पार्टिकल मिले. ये जो छोटे छोटे पार्टिकल थे, ये पार्टिकल हमको मिले इलेक्ट्रॉन्स. और इन इलेक्ट्रॉन्स को जब हमने स्टडी किया तो देखा ये पार्टिकल भी है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी है. उससे छोटा पार्टिकल हमको कोई नहीं मिला जिसके पास इलेक्ट्रिक चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन के पास थी. तो हमने एक थ्योरी बनाई कि इलेक्ट्रॉन ही बेसिकली वो ऑब्जेक्ट है जिसके कारण किसी भी ऑब्जेक्ट के पास, किसी भी मटेरियल के पास इलेक्ट्रिक चार्ज आता है, and that is known as electron theory. So in next lecture we will see what is this electron theory. और अभी तक इलेक्ट्रिफिकेशन का रीजन हम लोगों का वही चला आ रहा है. इलेक्ट्रॉन is the basic reason for electrification that we will see in electron theory in the next lecture. Thank you.